300 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 39 की मौत, 19 घायल। जम्मू कश्मीर की डोडा की घटना। किश्तवाड़ से जम्मू जा रहे थे 55 पैसेंजर। पीएम मोदी ने जताया दुख। झारखंड को 7200 करोड़ की परियोजनाओं की पीएम ने दी सौगात। आदिवासी कल्याण योजना का बजट 6 गुना ज्यादा बढ़ा। 22,000 गांव के 75,000 प्रिमिटिव ट्राइब को लाभ। पीएम मोदी ने किसान सम्मान की 15वीं किश्त जारी की। 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया 18,000 करोड़ रुपए। सहारा प्रमुख सुब्रत राय के निधन के बाद देश की बड़ी हस्तियों ने जताया दुख। सुब्रत राय ने मुंबई में ली थी अंतिम सांस। 10 बजे के बाद से ही बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार होगा शुरू। उत्तरकाशी टनल हादसा, 100 घंटे से 40 मजदूर फंसे। एयरफोर्स हैवी ड्रिलिंग मशीन लेकर आई, रेस्क्यू करने पहुंची। थाईलैंड की कंपनी से मदद मांगी गई। दिल्ली की हवा लगातार तीसरे दिन भी जहरीली। एयर क्वालिटी इंडेक्स 392, काली धुंध छाई। वैज्ञानिकों का दावा प्रदूषण से लोगों की उम्र 12 साल कम हो रही। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एटा से खबर आपको हम बताते हैं, जहां 4 दिन पहले बुजुर्ग की हत्या का खुलासा हुआ। 4 दिन पहले हुई बुजुर्ग की हत्या का खुलासा कर लिया गया है और एफआईआर कराने वाला ही हत्यारा निकला है। बहनोई ने दर्ज कराई थी हत्या की एफआईआर। बीमारी से मौत के बाद साले को मारी थी गोली। ससुराली जनों को फंसाने के लिए गोली मारी थी। पुलिस ने आरोपी समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने तमंचा और सर्जिकल ब्लेड बरामद कर ली है। आरोपी के पास से जैतरा क्षेत्र के परौली सुहागपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो परौली सुहागपुर गांव का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बहनोई ने दर्ज कराई थी हत्या की एफआईआर। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बहनोई ने हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। और पुलिस ने आरोपी दीपक समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी से तमंचा और सर्जिकल ब्लेड बरामद कर ली गई है। आम खबर आपको हम बता दें, जैथर क्षेत्र के परौली सुहागपुर गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। और एटा से खबर, 4 दिन पूर्व बुजुर्ग की हत्या का खुलासा हुआ। एफआईआर दर्ज कराने वाला ही हत्यारा निकला। बहनोई ने दर्ज कराई थी हत्या की एफआईआर। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीमारी से मौत के बाद साले को मारी थी गोली। और पुलिस ने आरोपी दीपक समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने आरोपी दीपक समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया है। अमरोहा के गांव सहसपुर अलीनगर के निवासी हैं। माफ कीजिएगा, एटा से खबर आपको हम बता रहे हैं। तो एटा से अहम जानकारी, जहां पर एफआईआर दर्ज कराने वाला ही हत्यारा निकला है। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, एफआईआर दर्ज कराने वाला ही निकला हत्यारा। बहनोई ने दर्ज कराई थी हत्या की एफआईआर। और बीमारी से मौत के बाद साले को मारी थी गोली। तो बीमारी से मौत के बाद साले को गोली मारी थी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। गोंडा से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस सर्विलांस टीम ने मोबाइल बरामद किए हैं। 60 मोबाइल फोन बरामद किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने खोए मोबाइल मालिकों के सुपुर्द कर दिए। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई है। तो मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई है। एसपी ने सर्विलांस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। और गोंडा से खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस सर्विलांस टीम ने 60 मोबाइल बरामद कर लिए हैं। तो पुलिस सर्विलांस टीम ने 60 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने कोई मोबाइल मालिकों के सुपुर्द किए। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई है। तो यह हम खबर आपको बताते हैं, जहां पर मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई है।
यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई है। गोंडा से खबर आपको हम बता रहे हैं। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। गोंडा से खबर, पुलिस सर्विलांस टीम ने बरामद किए 60 मोबाइल। तो पुलिस सर्विलांस टीम ने 60 मोबाइल बरामद किए। पुलिस ने किए खोए मोबाइल मालिकों के सुपुर्द। गोंडा में मोबाइल मिसिंग सेल कार्यरत था अच्छे से। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार साइबर सेल और सर्विलांस सेल दोनों को लगाया गया था। सर्विलांस सेल प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा 1 सैकड़ा करीब मोबाइल बरामद किए गए। उनमें कुछ मोबाइल पहले भी उनके स्वामियों को दिए जा चुके थे। करीब 60 जो मोबाइल के जो स्वामी थे उनके खोए हुए मोबाइल उनको वापस दिलाए गए हैं और सभी को यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उनको उनके मोबाइल वापस किए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर बदायूं से आपको हम बता दें, जहां पर दबंगों ने ग्राम प्रधान को घर में घुसकर पीटा है। मारपीट का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। वजीरगंज क्षेत्र के मुड़िया 87 गांव का है ये पूरा मामला। दबंगों ने ग्राम प्रधान को घर में घुसकर जमकर पीटा है और मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर वजीरगंज क्षेत्र के मुड़िया 87 गांव का है ये पूरा मामला। तो मुड़िया 87 गांव का पूरा मामला है। दबंगों ने ग्राम प्रधान को घर में घुसकर जमकर पीटा है और मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मारपीट का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की सूचना सामने आई है। बदायूं से खबर, दबंगों ने ग्राम प्रधान को घर में घुसकर जमकर पीटा है। तो दबंगों ने ग्राम प्रधान को घर में घुसकर जमकर पीटा और मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, कई लोगों के घायल होने की सूचना भी सामने आई है। तो मारपीट में कई लोगों के घायल होने की सूचना सामने आई है और सूचना पर पहुंचे पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। वजीरगंज क्षेत्र के मुड़िया 87 गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो मुड़िया 87 गांव का है ये पूरा मामला। दबंगों ने ग्राम प्रधान को घर में घुसकर जमकर पीटा है और मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो मारपीट का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की सूचना भी सामने आई है। तो मारपीट में कई लोगों के घायल होने की सूचना सामने आई है। बदायूं से खबर, दबंगों ने ग्राम प्रधान को घर में घुसकर जमकर पीटा और मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और वजीरगंज क्षेत्र के मुड़िया 87 गांव का है ये पूरा मामला। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। अमरोहा से खबर आपको हम बताते हैं, नेशनल हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क किनारे खड़े युवक को कार ने टक्कर मारी है। अस्पताल ले जाते वक्त युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया है। डिडौली क्षेत्र के सागर रत्ना के पास हुआ हादसा। नेशनल हाईवे पर दिखा रफ्तार का कहर। सड़क किनारे खड़े युवक को कार ने टक्कर मार दी और अस्पताल ले जाते वक्त युवक ने दम तोड़ा है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और डिडौली क्षेत्र के सागर रत्ना के पास हादसा हुआ। तो डिडौली क्षेत्र के सागर रत्ना के पास हुआ हादसा। नेशनल हाईवे पर दिखा रफ्तार का कहर। तो नेशनल हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है और सड़क किनारे खड़े युवक को कार ने टक्कर मार दी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
और अस्पताल ले जाते वक्त युवक ने दम तोड़ दिया। तो अस्पताल ले जाते वक्त युवक ने दम तोड़ा है। और यह अहम खबर आपको हम अमरोहा से बता रहे हैं। नेशनल हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क किनारे खड़े युवक को कार ने टक्कर मारी है। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमेठी से खबर आपको हम बता दें, जहां पर जायस में फिर हुआ है भीषण सड़क हादसा। 2 बच्चों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी है। एक बच्चे की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। बहादुरपुर के RGPTI के पास हादसा हुआ। 2 बच्चों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और एक बच्चे की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो एक बच्चे की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जाता है। बहादुरपुर के RGPTI के पास का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। अमेठी से खबर, जायस में फिर भीषण हादसा हुआ। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें। अमेठी से जायस में भीषण सड़क हादसे की बात सामने आई है। तो अमेठी से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। और 2 बच्चों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी है। एक बच्चे की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बहादुरपुर के RGPTI के पास हादसा हुआ है। तो बहादुरपुर के RGPTI के पास हुआ हादसा। अमेठी से खबर, जायस में फिर हुआ भीषण सड़क हादसा। तो अमेठी से बड़ी जानकारी आपको बता दें, 2 बच्चों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी है। तो 2 बच्चों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। एक बच्चे की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो एक बच्चे की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बहादुरपुर के RGPTI के पास हुआ हादसा। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमेठी से जायस में फिर हुआ भीषण सड़क हादसा। तो जायस में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 बच्चों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी है। एक बच्चे की मौत हो गई है। बहादुरपुर के पास RGPTI के पास ये पूरा हादसा हुआ है। अमेठी से खबर, जायस में फिर हुआ भीषण सड़क हादसा। 2 बच्चों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी है। 2 बच्चों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। और यह हम जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर कानपुर से आपको हम बताते हैं, जहां पर एयर इंडिया पर विवादित बयान से भड़का सिख समाज। हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर उतरा सिख समाज। खालिस्तानी चीफ पतवंत सिंह पन्नू को फांसी की मांग। गुमटी में सिख समाज ने प्रदर्शन करके विरोध जताया है। तो गुमटी में सिख समाज ने प्रदर्शन करके जताया है विरोध और खालिस्तानी चीफ पतवंत सिंह पन्नू को फांसी की मांग की गई है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। गुमटी में सिख समाज ने प्रदर्शन करके विरोध जताया है। तो गुमटी में सिख समाज ने प्रदर्शन कर जताया है विरोध। कानपुर से खबर, एयर इंडिया पर विवादित बयान से सिख समाज भड़का है। हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर उतरा सिख समाज। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और खालिस्तानी चीफ पतवंत सिंह पन्नू को फांसी की मांग हुई है। यह हम खबर आपको हम बता दें। और गुमटी में सिख समाज ने प्रदर्शन करके विरोध जताया है। तो गुमटी में सिख समाज ने प्रदर्शन कर जताया विरोध। कानपुर से खबर, एयर इंडिया पर विवादित बयान से भड़का सिख समाज। तो एयर इंडिया पर विवादित बयान से भड़का सिख समाज। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
और गुमटी में सिख समाज ने विरोध जताया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर उतरा सिख समाज। तो हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर उतरा सिख समाज और खालिस्तानी चीफ पतवंत सिंह पन्नू को फांसी की मांग की गई है। मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। गुमटी में सिख समाज ने प्रदर्शन कर विरोध जताया है। कानपुर से खबर, एयर इंडिया पर विवादित बयान से भड़का सिख समाज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गुमटी में सिख समाज ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कानपुर से खबर, एयर इंडिया पर विवादित बयान से भड़का सिख समाज। हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर सिख समाज उतरा है और अब प्रदर्शन यहां पर सिख समाज के द्वारा किया जा रहा है। खालिस्तानी चीफ पतवंत सिंह पन्नू को फांसी की मांग, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गुमटी में सिख समाज ने प्रदर्शन करके विरोध जताया है। और कानपुर से खबर, एयर इंडिया पर विवादित बयान से भड़का सिख समाज। हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर उतरा सिख समाज। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। खालिस्तानी चीफ पतवंत सिंह पन्नू को फांसी की मांग। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। नकुल दुबे समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही है। सिविल अस्पताल और केजीएमयू में मरीजों को फल बांटे गए हैं। इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेंगे चुनाव, नकुल दुबे की ओर से ये अहम बातें भी सामने आई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सिविल अस्पताल और केजीएमयू में मरीजों को फल भी बांटे गए हैं। लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं। नकुल दुबे की ओर से अहम बातें भी सामने आई। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी है। तो कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। नकुल दुबे समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सिविल अस्पताल और केजीएमयू में मरीजों को फल बांटे जाने की बात सामने आई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी गई है और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी है। और सिविल अस्पताल और केजीएमयू में मरीजों फल बांटे हैं मरीजों को। यहां पर लखनऊ से खबर, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में यहां पर आयोजन किया गया और श्रद्धांजलि दी गई है कार्यकर्ताओं के द्वारा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। नकुल दुबे समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी इस दौरान देखने को मिली है। और सीएम योगी आदित्यनाथ का आज राजस्थान का दौरा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार सीएम योगी। और सीएम योगी की कोटा के पीपलदा व बूंदी में होगी जनसभा। हड़ौती में भी जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे और आज सीएम की कोटा के पीपलदा व बूंदी में होगी जनसभा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल आम खबर आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी और जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित।
अहम जानकारी आपको हम बता दें, हड़ौता में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान के दौरे पर। और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज सीएम की कोटा के पिपलदा व बूंदी में होगी जनसभा। और सीएम की कोटा के पिपलदा व बूंदी में होगी जनसभा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, हड़ौती में भी जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अहम खबर आपको हम बता दें, और सीएम योगी आदित्यनाथ का आज राजस्थान का दौरा है। तो आज राजस्थान के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अहम खबर आपको हम बता दें, आज सीएम की कोटा के पिपलदा व बूंदी में जनसभा होगी। और राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जयपुर से सुनील कछवा जुड़ चुके हैं। सुनील, आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ राजस्थान में पहुंच रहे हैं। देखिए, राजस्थान का चुनाव प्रचार बेहद तेजी के साथ में चल रहा है। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई। एक तरफ बीजेपी है जो आम जनता को कांग्रेस की खामियां गिना रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जो अपनी उपलब्धियों को गिनाकर जनता का वोट पाना चाहती है। सभी दलों की ओर से लगातार दौरे हो रहे हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दूं, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे ही सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करते हैं, दोनों के जो बड़े नेता हैं वो राजस्थान के अंदर प्रचार के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी हाड़ौती क्षेत्र जहां पे कोटा, बूंदी, झालावाड़, वहां पे जितने बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार के लिए वो प्राय ब्रांड के तौर पे वहां पे देखे जा रहे हैं। वहीं पे राहुल गांधी की अपन बात करें तो राहुल गांधी भी आज हनुमानगढ़ के नोहर के अंदर और चूरू के सादुल शहर वहां पे भी कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन के लिए प्रचार किए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद तारानगर, चूरू की अपन आज बात करें तो चूरू के अंदर तारानगर सबसे हॉट सीट है। वहां पे बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ 6 बार के विधायक है और उनके सामने है नरेंद्र बुढ़ानिया जो एक बार सांसद रह चुके हैं और फिलहाल वो सिटिंग विधायक भी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों है वहां पे चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे क्योंकि ये सबसे हॉट सीट है कि क्या कांग्रेस के जो प्रत्याशी नरेंद्र बुढ़ानिया वो क्या नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को हरा पाएंगे, क्योंकि चूरू से राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़ते लेकिन इस बार उनको सीट बदल के तारानगर कर दी गई। वहीं पे राहुल गांधी है वो नोहर है, वहां पे जो अमित चाचान है जो सिटिंग एमएलए है कांग्रेस के, उनके प्रचार के लिए वहां पे जा रहे हैं। और सामने अभिषेक मटोरिया बीजेपी के जो पहले विधायक रह चुके, लेकिन लास्ट 2018 के चुनाव में अमित चाचा ने अभिषेक मटोरिया को चुनाव हरा दिया था। उसके बाद सादुल शहर की जो सीट है वहां पे जगदीश जांगड़ के समर्थन में राहुल गांधी है वो 4 बजे अपनी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर देखिए सभी दिग्गजों की ओर से अपनी अपनी बातें की जा रही हैं। लेकिन सुनील, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो आम जनता है ये इस बार किन चीजों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करेगी? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि राजस्थान में एक परंपरा है, पिछले 25 साल से यहाँ पे क्या है कि हर 5 साल में पार्टियां चेंज होती हैं और जो थर्ड फ्रंट होता है उसका इतना अहम भूमिका नहीं रहती। एक बार कांग्रेस आती है फिर बीजेपी आती है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्टार्टिंग से नारा लगा रहे हैं कि चौथी बार में मुख्यमंत्री बनने के लिए वो कह रहे हैं और अपनी योजनाओं के दम पे वो सरकार रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि वो इस मौके को नहीं चुके और एक जो सरकार रिपीट वाला चांस होता है कि इस बार बीजेपी का है, पिछली बार कांग्रेस सरकार थी तो वो चाहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं कि कमल का फूल ही है यहाँ पे सीएम का मुख्य चेहरा होगा। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इस सरकार यदि आती है तो इस बार मुख्यमंत्री का दावेदार मैं रहूंगा, चौथी बार मुख्यमंत्री बनूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लेकिन इस बार अगर राजस्थान की बात करें तो खासतौर पर महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के चलते कांग्रेस पार्टी को काफी बार तीखी प्रतिक्रियाओं का या तीखे आरोप प्रत्यारोपों का हमलों का सामना करना पड़ा था। और राजस्थान में जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध की संख्या बढ़ी है, ये आंकड़े पड़े थे, इसके चलते भी सरकार कटघरे में खड़ी नजर आई थी। क्या ये सारे मुद्दे भी इस बार चुनाव में असर डाल रहे हैं, क्या लोगों के मन में है? क्योंकि इन सबको अगर ध्यान में रखा गया और वोटर जब वोट डालने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचा और अगर वो बातें उसके जहन में रही तो असर कहीं ना कहीं इन चीजों का भी नतीजों पर पड़ेगा।
बिल्कुल, महिला अपराध यहाँ पे बढ़े हैं, लेकिन जैसे ही अपराध होते थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो तुरंत एक्शन इन पे चीजें पे लेते थे। चाहे क्योंकि एक बार पुलिसकर्मी इसके अंदर शामिल थे चूरू के बीकानेर में, तो वहां पे उन पे एक्शन लिया गया। 2-3 और ऐसी घटनाएं घटी। और जब आपसी पार्टियों की बात होती है तो बीजेपी है, कांग्रेस है वो बीजेपी को फिर मणिपुर पे लेके घेरती है, और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस में जो महिला अपराधियों को लेकर घेरती है। लेकिन वोटर समझदार, और इस बार युवा जो है चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिल्कुल, साफ तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को देखने मिलने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर हड़ौती में भी जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें, और सीएम योगी आदित्यनाथ का आज राजस्थान का दौरा है, और सभी दिग्गजों ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, और खुद मुख्यमंत्री भी यहां पर जब पहुंचेंगे उस दौरान कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और आज सीएम की कोटा के पीपलदा व बूंदी में होगी जनसभा। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और सीएम की कोटा के पीपलदा व बूंदी में होगी जनसभा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, पीपलदा व बूंदी में जनसभा होगी। हड़ौती में भी जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो हड़ौती में भी जनसभा होगी, और सीएम योगी आदित्यनाथ का आज राजस्थान का दौरा है। मौके पर मौजूद अधिकारी यहां पर इन दौरों को लेकर तैयारियां कर चुके हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं, और सीएम की कोटा के पीपलदा व बूंदी में होगी जनसभा। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हड़ौती में भी जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो सीएम योगी आदित्यनाथ की होगी जनसभा, और सभी तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं। 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज बैठक, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय नेहरू भवन में होगी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में बैठक होनी है, और दोपहर 12 बजे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग होगी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर, तो उस खबर का रुख करेंगे। उससे पहले ये बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं दिल्ली से, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करेंगे। जयपुर में संकल्प पत्र जारी करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र करेंगे जारी। अहम खबर आपको हम बता दें, और दिल्ली से खबर है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र करेंगे जारी। आम खबर, जयपुर में संकल्प पत्र जारी करेंगे जेपी नड्डा, और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे, और राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किए जाने की बात सामने आई है। जयपुर में संकल्प पत्र जारी करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। और इसी खबर पर प्रवेश शर्मा हमारे साथ में अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। प्रवेश, जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से जो है कई रैलियां की जा रही हैं, कई रैलियों को संबोधन किया जा रहा है। बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, और इसी संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर के बाद जो है एक संकल्प पत्र जारी करेंगे, जिसमें मुख्यतः विशेष तौर पर ये बताया जा रहा है कि महिलाओं को लेकर विशेष तौर पर ये संकल्प पत्र तैयार किया गया है, जिसमें सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि महिलाओं को लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के साथ जो गरीब परिवार की बेटियां हैं पढ़ने में
कमजोर है या ये कहें कि आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए 12वीं तक का जो है शिक्षा मुफ्त करने की जैसी बातें सामने आ रही है। और ये संकल्प पत्र लगभग बताया जा रहा है कि 2 बजे के आसपास जारी किया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन इस संकल्प पत्र में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि इस बार के चुनाव अगर हम देखें तो वादों पर लगभग निर्भर रहे हैं। एक तरफ वादे हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन दूसरी ओर वादे हैं बीजेपी के, जो पूरा करने की बात बीजेपी कह रही है। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही बताया कि मुख्य रूप से जो है महिलाओं के लेकर ये संकल्प पत्र बताया जा रहा है। विशेष तौर पर महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, किसानों को लेकर किसानों को सालाना 12,000 रुपए देने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि किसानों से जो गेहूं का जो अनाज के जो दाम है वो 27,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास के बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार ये घोषणा करने जा रही है। बीजेपी की तरफ से ये संकल्प पत्र में आने वाला है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि रोजगार को लेकर युवाओं को जो है लुभाने के लिए भी इस संकल्प पत्र में काफी हद तक ध्यान दिया गया है। और मैं बता दूं कि ये जो संकल्प पत्र तैयार किया गया है, कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से एक रणनीति है, या बात करें चुनावी मुद्दा है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि महिलाओं में विशेष तौर पर जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनकी पढ़ाई को लेकर कहीं ना कहीं जो हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है। और जैसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि विशेष तौर पर महिलाओं को खुश करने के लिए या लुभाने के लिए संकल्प पत्र में जो है बातें की गई है, वो आपसे थोड़ी बहुत देर में आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल, संकल्प पत्र में क्या कुछ खास होगा ये देखना होगा, और इस संकल्प पत्र से क्या जनता जो है वादों पर विश्वास करती है ये भी काफी अहम होगा। शुक्रिया प्रवेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम जानकारी हमारे के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो जयपुर में संकल्प पत्र जारी करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। जयपुर में संकल्प पत्र जारी करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली से खबर है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करेंगे जेपी नड्डा। जयपुर में संकल्प पत्र जेपी नड्डा की ओर से जारी किया जाएगा। इस संकल्प पत्र में क्या कुछ होता है ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। दिल्ली से खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करेंगे जेपी नड्डा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जयपुर में संकल्प पत्र जेपी नड्डा की ओर से जारी किया जाएगा। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। दिल्ली से खबर है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र करेंगे जारी। और राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करेंगे जेपी नड्डा। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जयपुर में संकल्प पत्र जारी करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, दिल्ली से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। और राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए ये संकल्प पत्र है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से जारी किया जाएगा। जयपुर में संकल्प पत्र जारी करेंगे जेपी नड्डा। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। दिल्ली से अहम खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र करेंगे जारी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करेंगे जेपी नड्डा। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी माहौल और ऐसे में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। कुंभलगढ़ में दोपहर करीब 1:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देवगढ़ में दोपहर 3 बजे ये जनसभा होगी। जाहिर सी बात है, चुनावी माहौल चल रहा है और ऐसे में बढ़ चढ़कर लगातार जनसभाएं की जा रही हैं। चुनावी माहौल में वोट की अपील अपने पक्ष में करने की एक कवायद जनसभा के जरिए
वोट बैंक साधने की कवायद यहां पर नजर आ रही है। टोंक में सुबह करीब 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। कुंभलगढ़ में भी जनसभा आयोजित की गई है, जहां पर अमित शाह पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब देवगढ़ में भी दोपहर करीब 3 बजे ये जनसभा होगी, जहां पर लोगों को संबोधित करेंगे और वोट और योजनाओं का जिक्र इस जनसभा के दौरान। यह अहम खबर सामने आ रही है, आपको बता दें तो विधानसभा चुनाव को लेकर दौरे चरम पर हैं और इस दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली से ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। करीब टोंक भी पहुंचेंगे अमित शाह, 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। कुंभलगढ़ में भी जनसभा आयोजित की गई है, जहां पर पहुंचेंगे और देवगढ़ में भी करीब 3 बजे देवगढ़ की जनता को संबोधित करेंगे। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपको बता दें लगातार 5 राज्यों में चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और ऐसे में चुनावी प्रचार प्रसार में तेजी देखने को मिल रही है। लगातार जनसभा को संबोधित करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दौरे पर दौरे, चाहे डिप्टी सीएम का जिक्र करें या सीएम का जिक्र करें या गृह मंत्री का जिक्र करें, लगातार दौरे किए जा रहे हैं और जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। इस सिलसिले में दिल्ली से ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से खबर सामने आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह का कुंभलगढ़ में करीब दोपहर 1:30 बजे ये जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद देवगढ़ में 3 बजे करीब जनसभा को संबोधित करेंगे। सरकार की योजनाओं का जिक्र, क्योंकि कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, यानी कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव और राजस्थान को लेकर भी पूरी सक्रियता राजनीतिक पार्टियों की नजर आ रही है। तो ठीक लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा की जो तैयारियां हैं वो चरम पर हैं। प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। तो फिलहाल लगातार जनसभा को संबोधित किया जा रहा है और सरकार की योजनाओं का बखान जिक्र किया जाएगा इन जनसभा के दौरान और वो अपने प्रत्याशी के लिए वोट बैंक की अपील। तो चुनावी लिहाज से फिलहाल ये दौरे बेहद अहम हैं और इस सिलसिले में लगातार ये दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। नोएडा से अहम खबर आपको बता दें, नोएडा एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। नोएडा में 400 के करीब दर्ज किया गया एक्यूआई। सेक्टर 62 ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क ज्यादा प्रदूषित है और नोएडा में आज करीब 390 एक्यूआई दर्ज किया गया। तो प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से जो एक्यूआई स्तर है वो 390 पहुंच चुका है, प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ज़रूर कहा जा रहा था, जैसा कि मौसम का मिजाज बदला हुआ था और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन एक बार फिर से दीपावली के त्यौहार के चलते जिस तरीके से पटाखे जलाए गए और प्रतिबंधित होने के बावजूद भी पटाखे जलाए गए और इससे प्रदूषण का स्तर जो आबो हवा है वो दूषित होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर से यह खबर सामने आ रही है, नोएडा में 400 के करीब दर्ज किया गया एक्यूआई। तो सेक्टर 62 ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क जो है वो ज्यादा प्रदूषित होता हुआ नजर आ रहा है। नोएडा में आज 390 एक्यूआई दर्ज किया गया, जो आज का ये निकलकर स्तर सामने आया है। ये फिलहाल प्रदूषण स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ा उसको देखते हुए लगातार मीटिंग्स और सक्रियता देखने को मिली और इसके बाद फिर से ये ठंडे बस्ते में नजर आ रही है, चाहे शासन स्तर पर बात की जाए या प्रशासनिक स्तर पर। एक बार फिर से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आबो हवा दूषित होने के चलते
लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चाहे दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें या मेरठ की बात करें, लगातार यहाँ पर वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। चरम सीमा पर पहुंच चुका है और इसको लेकर लगातार हाई लेवल मीटिंग्स की गई और लगातार आपको बता दें जो दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, मेरठ को लेकर जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से सतर्क नजर आया और निर्देशित भी किया गया प्रशासनिक स्तर पर आम जनता को कि जो कूड़े के ढेर हैं उन्हें ना जलाया जाए, खुले में कचरा ना फेंका जाए। तमाम ऐसे एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके ये आदेश जो हैं वो जनता या जो जिम्मेदार लोग हैं उसे दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी एक मुख्य वजह है कि लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और प्रदूषण को बढ़ावा देने के लिए ये भी जिम्मेदार है। तो नोएडा में आज का जो एक्यूआई स्तर है वो 390 दर्ज किया गया है। नोएडा एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि हर शख्स, क्योंकि प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते इससे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और बचाव के लिहाज से ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप मास्क लगाकर घर से निकले ताकि वायु प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ा है इसका इफेक्ट ना हो शरीर पर। तो ये एहतियात स्वास्थ्य प्रबंधन की तरफ से यह एहतियात निर्देशित किया गया है कि मास्क ज़रूरी है और मास्क लगाकर ही निकलें, क्योंकि जो आबो हवा है वो पूरी तरीके से दूषित होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक्यूआई जो स्तर है वो बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुका है। नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर की जो स्थिति है वो बेहद दयनीय नज़र आ रही है या ये कहें खतरनाक स्थिति पर पहुंच रहा है। ये ज़रूर कहा गया पिछले दिनों की मौसम में तब्दीली की वजह से अब एक्यूआई का स्तर यानी कि जो प्रदूषण है वो फिलहाल अब कम हुआ है और उम्मीद भी ऐसी ही जताई जा रही थी जिस तरीके से सक्रियता शासन स्तर पर देखने को मिल रही थी। इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही थी और सबसे अहम बात प्रदूषण के लिए पराली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। चाहे पंजाब, हरियाणा का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर लगातार ये खबरें सामने आ रही थी पंजाब से कि पराली जलाने की वजह से जो वायु प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पराली जलाने से पराली से निकलने वाला जो धुआं है वो वायु में मिक्सअप होता है और इसके बाद वो पूरी तरीके से प्रदूषण फैलाता है, प्रदूषित हो जाता है और सांस के जरिए ये लोगों के जहन में जाता है और लोग खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए स्वास्थ्य प्रबंधन ने भी निर्देशित किया था कि मास्क लगाना बेहद ज़रूरी हो जाता है, लेकिन एक बार फिर से शिथिलता और लचरता कहा जाए या अनदेखी कहा जाए शासन स्तर पर भी देखने को मिल रही है। लगातार बातचीत हो रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र किया कि पराली एक मुख्य वजह है वायु प्रदूषण के लिए, सबसे अहम जिम्मेदार पराली को माना गया और इसको लेकर लगातार इस पर रोक लगाए जाने को लेकर कि शासन प्रशासनिक स्तर पर हिदायत दी गई कि अगर ऐसा करते हुए कोई भी किसान पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी पराली जो है वो सीजनल है और जिम्मेदार है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे केमिकल फैक्ट्रियों का जिक्र करें या खुले में जिस तरीके से कचरे के ढेर लगे हुए हैं या उन्हें जलाया जाता है और ऐसे में उससे निकलने वाला धुआं, जो प्लास्टिक के वायर होते हैं उन्हें जलाने का काम किया जाता है और उससे निकलने वाला जो धुआं होता है वो पूरी तरीके से आबो हवा को दूषित कर देता है। तो वायु प्रदूषण के लिए बहुत सारे कारक हैं जो जिम्मेदार हैं और इसको लेकर एक विशेष गंभीरता और सतर्कता जो बरतनी चाहिए वो फिलहाल नहीं बरती जा रही है और इसके लिए प्रशासन और शासन दोनों ही जिम्मेदार है। देखा जाए तो लगातार जो वाहन है, डग्गा मार वाहन,
वो भी फर्राटे भरते हुए नजर आ रहे हैं। और इवन नंबर लागू होने के बावजूद भी अगर दिल्ली एनसीआर का जिक्र करें तो यहाँ पर प्रदूषण का एक्यूआई जो स्तर है वो बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है और कड़ाई से इन सभी नियमों का पालन होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो सेक्टर 62 ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क सबसे ज़्यादा प्रदूषित है क्योंकि यहाँ का एक्यूआई स्तर काफ़ी ज़्यादा है। नोएडा का अगर आज का जिक्र करें तो करीब 390 एक्यूआई दर्ज किया गया है, यानी कि अभी भी जो वायु प्रदूषण है वो खतरनाक स्थिति में पहुंचा हुआ है। 400 के करीब दर्ज किया गया था इससे पहले और अब 390, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमतरी देखने को नहीं मिल रही है और वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और यही वजह है कि स्वास्थ्य प्रबंधन ने भी निर्देशित किया है कि जिस तरीके से फॉग के साथ ये प्रदूषित हवा मिक्सअप हो जाती है और ये सेहत के लिए बेहद खतरनाक है, इस लिहाज से ज़रूरी हो जाता है कि आप मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। और इसी बीच आपको प्रयागराज से हम खबर बता दें, प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर। तो एएमयू कुलपति के लिए शॉर्ट लिस्ट का मामला सामने आया है। प्रयागराज से ये खबर, कार्यवाहक वीसी की पत्नी का नाम भी शॉर्ट लिस्ट किया गया। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चयन प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी और इसी को लेकर शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिका पर आज सुनवाई होगी। तो क्या कुछ कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आएगा, ये फिलहाल देखना होगा। तो बैठक में 3 नामों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और फिलहाल कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार। शॉर्ट लिस्ट नामों में नईमा खातून का भी नाम शामिल है। प्रयागराज से यह अहम खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई अहम खबर सामने आ रही है और आज इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। एएमयू कुलपति के लिए शॉर्ट लिस्ट का ये मामला और 3 नामों को शुमार किया गया है। फिलहाल हाईकोर्ट का फैसला क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा क्योंकि कोर्ट के इस फैसले पर सभी की निगाह है। हाईकोर्ट याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इस मामले को लेकर शॉर्ट लिस्टेड नामों को लेकर जिरह कोर्ट में और इसको लेकर कोर्ट का फैसला क्या कुछ सामने आएगा क्योंकि बैठक में 3 नामों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और इसमें नईमा खातून का नाम भी शामिल है। जो नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं और साथ ही कार्यवाहक वीसी की पत्नी का भी नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और ये प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी और इसी मामले को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। जो नाम शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं इसको लेकर फिलहाल कोर्ट का फैसला क्या होगा ये देखना होगा। तो बैठक में 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसी के साथ लाइव न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।